वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2025-26 का केंद्रीय बजट कल आपका प्रस्तुत कर दिया गया। आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को आपका केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया जाता है। तो आपका बजट तो प्रस्तुत कर दिया गया है। इनसे जुड़े हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु तो देखेंगे, लेकिन बजट से जुड़े जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम साथ में देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए बजट का अर्थ क्या होता है। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। एक बात मैं आपको बता दूं, बजट 3 प्रकार के होते हैं। बजट 3 प्रकार के होते हैं। पहला बजट आपका होता है घाटे का बजट, दूसरा आपका होता है संतुलित बजट, और तीसरा आपका होता है अधिशेष बजट। इनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बजट 3 प्रकार के होते हैं, इसको आप समझ लीजिए। आगे आपको बता दें, भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जेम्स विल्सन को माना गया है। 7 अप्रैल 1860 को देश का पहला बजट प्रस्तुत किया गया था, और वित्त मंत्री कौन थे? जेम्स विल्सन ही थे। लेकिन वहीं स्वतंत्रता के बाद देश का पहला बजट भारत के पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम के द्वारा प्रस्तुत किया गया और 1947 में। लेकिन भारतीय गणतंत्र की स्थापना के बाद अगर बात करें तो पहला बजट आपका प्रस्तुत किया गया था 28 फरवरी 1950 को, और यह प्रस्तुत किया गया था जॉन मथाई द्वारा। इन सभी प्रश्नों को आप अच्छे से देखिए, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है कि गणतंत्र की स्थापना के बाद पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और कब किया गया, स्वतंत्रता के बाद कब किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया और कब किया गया, और स्वतंत्रता के पहले भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था और कब किया गया था। ये सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे आपका महत्वपूर्ण पॉइंट जो है 1973-74 के बजट को ब्लैक बजट कहा गया, क्योंकि बजट घाटा जो था 550 करोड़ रुपए था, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वह आपके थे यशवंत राव बी चौहान। ये आपके उसमें वित्त मंत्री थे, और जब इन्होंने बजट पेश किया था तब वह आपका ब्लैक बजट के नाम से घोषित किया गया था, क्योंकि बजट घाटा जो था 550 करोड़ रुपए था। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए वित्त मंत्री का पद संभालते हुए देश की पहली महिला बनी थी जिन्होंने बजट पेश किया था। मतलब प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बजट पेश करने वाली पहली महिला जो रही हैं वो आपकी इंदिरा गांधी रही हैं। 2016 तक बजट जो है फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन अब क्या है, फरवरी के पहले दिन मतलब 1 फरवरी को आपका बजट पेश किया जाता है। 1924 में समान बजट को रेलवे वित्त से अलग कर दिया गया था। यह बात भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। 2016 तक रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2016 से आपका रेलवे बजट आम बजट में जोड़ दिया गया। 2018 तक बजट दस्तावेज जो था ब्रीफ केस में प्रस्तुत किया जाता था, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे आपका 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का सबसे लंबा बजट प्रस्तुत किया था, और बता दें आपको यह बजट जो प्रस्तुत किया गया था 2 घंटा 42 मिनट का था। इसके पहले 2019 में निर्मला सीतारमण जी द्वारा ही सबसे लंबा बजट प्रस्तुत किया गया था, जो था 2 घंटा 17 मिनट का, लेकिन उस रिकॉर्ड को भी निर्मला सीतारमण जी द्वारा 2020 में तोड़ दिया गया था। 2 घंटा 42 मिनट लगातार बजट पेश करने वाले यहाँ पर सबसे लगातार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम दर्ज हो गया था। वहीं देश का सबसे छोटा बजट अगर बात करें केवल 800 शब्दों का था, जो 1977 में प्रस्तुत किया गया था। ये जो 1977-78 का बजट था, 1977-78 का जो बजट था यह प्रस्तुत किया गया था आपका हीरू भाई एम पटेल द्वारा। हीरू भाई एम पटेल उस समय आपके वित्त मंत्री थे, इनके द्वारा ही यह बजट पेश किया गया था, और यह देश का सबसे छोटा बजट घोषित हुआ था। आगे आपको समझना है 2021 में भारत ने डिजिटल माध्यम से बजट पेश किया। 2021 में आपका डिजिटल माध्यम से बजट पेश किया गया था, यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे ज्यादा बार बजट प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुल 10 बार। अगर पूछा जाए सबसे अधिक बार बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है तो मोरारजी देसाई, लेकिन अगर लगातार की बात करेगा तब आपका निर्मला सीतारमण जी उत्तर आपका हो जाएगा। आगे मैं आपको बताऊंगा भी।
आर वेंकटरमण और प्रणब मुखर्जी भारत के ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने बाद में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी पदभार संभाला है। यहाँ पर आपको समझना यह है कि आर वेंकटरमण की अगर बात करें तो आर वेंकटरमण जो है भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 1987 से लेकर 92 तक इनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल था और ये भारत के 8वें राष्ट्रपति भी रहे थे। मतलब उस समय भारत के 8वें राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। वहीं अगर वित्त मंत्री के रूप में जब कार्यभार इन्होंने संभाला था, इसके पहले इन्होंने वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, तो 1880 और 82 तक ये भारत के वित्त मंत्री के रूप में कार्यरत थे। इसके बाद ये राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त हुए थे। लेकिन अब हम प्रणब मुखर्जी के बारे में बात करें तो प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभाले थे तो सबसे पहले 1982 से लेकर 84 तक ये भारत के वित्त मंत्री के रूप में नियुक्त थे। उसके बाद 25 साल के अंतराल के बाद 2009 से 2012 तक वित्त मंत्री के रूप में फिर से एक बार कार्यभार ग्रहण किया। लेकिन उसके बाद ये 2012 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी शपथ ग्रहण किए थे और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। अगर इनका कार्यकाल की बात करें तो 2012 से लेकर 2017 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे थे और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। साल 2000 तक बजट शाम 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 2001 से बजट पेश करने का समय बदलाव करके सुबह 11 बजे कर दिया। बजट अब 2025-26 की बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बनी निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2025-26 के लिए जो बजट पेश किया गया उसके लिए लगभग 77 मिनट या फिर आप कह सकते हैं 1 घंटा 17 मिनट का समय लिया गया। बजट से संबंधित एक बात मैं आपको बता दूं, बजट का जिक्र कहीं भी संविधान में नहीं किया गया, लेकिन आर्टिकल 112 की अगर बात करें वहां पर जब आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ आपको दिखाई देगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसी के तहत आपका बजट प्रस्तुत किया जाता है और बजट एक मनी बिल है और मनी बिल हमेशा राष्ट्रपति की आज्ञा से ही पारित किया जाएगा। मतलब बजट पेश करने से पहले निर्मला सीतारमण जी द्वारा राष्ट्रपति जी से अनुमति ली गई थी और यह बजट सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है। आगे चलिए कुछ सभी महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं जिन पर बजट 2025-26 में जोर दिया गया। इस बार इस बजट में विकसित भारत की आकांक्षा रखी गई, जिसमें विकास में तेजी लाना, समावेशी विकास सुनिश्चित करना, भारत के बढ़ते मध्य वर्ग की व्यय करने की क्षमता बढ़ाना, निजी क्षेत्र में निवेश में नई जान डालना, परिवार के मनोभाव में उल्लास भरना, इन सभी चीजों पर जोर दिया गया इस बार बजट में। किसी देश को विकसित बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं उनको आज चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर चर्चा किया गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाओं का भी योगदान हो, हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसानों पर जोर भी दिया गया। यहाँ पर देखिए जिन चीजों को प्राथमिकता दी गई उसको ज्ञान शब्द से संबोधित किया गया। जी से मतलब गरीबी या फिर गरीब, और वाई से मतलब युवा, ए से मतलब अन्नदाता और एन से मतलब नारी शक्ति। इन सभी चीजों पर इस बार के बजट में जोर दिया गया। सबसे बड़ा हेडलाइन जो बनकर उभरा हुआ था इनकम टैक्स को लेकर, 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स आपका फ्री कर दिया गया। इसको अगर हम समझें मतलब 12 लाख सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। आयकर अधिनियम 87A के तहत छूट सीमा में वृद्धि की गई, 7 लाख से यह वृद्धि सीमा जो है 12 लाख कर दी गई। छूट सीमा जो पहले 7 लाख थी उसको 12 लाख तक कर दिया गया। न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत यह फैसला लिया गया है। और स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करें तो आपका 75,000 था पहले से ही और इस बार भी 75,000 ही है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अगर पूरा टेबल हम समझे टैक्स की जो छूट दी गई है, 0 से 4 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। उसके बाद 4 से 8 आपका जो टैक्स लगेगा 5% लगेगा, 8 से लेकर 12 तक आपका 10%, 12 से लेकर 16 तक आपका 15%, 16 से लेकर 20 तक आपका 20%, उसके बाद 20 से 24 तक आपका 25% और 24 से ऊपर आपका जो लगेगा वो 30%। तो इस बार जो टैक्स में छूट दिया गया 12 लाख रुपए तक
आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना होगा। बाकी आपको डाटा ये समझा दिया गया है। अब जिन जिन बिंदुओं पर जोर दिया गया है उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं, और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100 जिलों में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा, और यह योजना राज्यों के साथ मिलकर चलाया जाएगा। और ऐसे जिले जहां पर उत्पादन कम होता है वहां पर इस योजना की शुरुआत की जाएगी। मतलब जिन जिन जिलों में उत्पादन क्षमता कम है उन जिलों को इस बार इस योजना में शामिल किया गया, और 100 जिलों में ये योजना चलाई जाएगी। जल जीवन मिशन को वर्ष 2028 तक बढ़ा दिया गया, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2019 में। असम राज्य में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र यूरिया आपूर्ति बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। बाकी 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, ये मैंने आपको पहले बता दिया, और ये भी समझा दिया। आयकर अधिनियम की धारा 87 के तहत छूट सीमा में वृद्धि की गई है। न्यू टैक्स व्यवस्था के तहत यह फैसला लिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 कर दिया गया, जो कि पहले से ही था। बीमा क्षेत्र के लिए एफडीआई सीमा 74% से बढ़कर 100% कर दिया गया। बीमा कंपनियों को अधिक निवेश मिलेगा, जिससे उनका विस्तार और विकास तेजी से होगा। 36 जीवन रक्षक दवाओं की सीमा शुल्क से पूरी तरह से छूट दे दी गई है। यहाँ पर दवाएं रहेंगे कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को भी बुनियादी सीमा में छूट मिलेगी, मतलब ये चीजें सस्ती होंगी। फुटवेयर एंड लेदर के क्षेत्र के लिए फोकस प्रोडक्ट स्कीम शुरू की जाएगी, जिसके तहत 22 लाख लोगों को रोजगार भी मुहैया कराया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग की 5 लाख महिलाओं के लिए स्कीम लाया गया है, जिसमें पहली बार उद्यमी बन रही इन समाज की महिलाओं को अगले 5 साल के अंतराल में 2 करोड़ रुपए का टर्म लोन मुहैया कराया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड में लोन की रकम बढ़ा दी गई है, 3 लाख से 5 लाख कर दिया गया है, जिसमें आपको पता है 4% सालाना ब्याज देना होता है। बिहार राज्य में मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट का गठन भी किया जाएगा। भारतीय डाकघर को बड़े सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन में बदला जाएगा। आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार किया जाएगा। आईआईटी पटना का विस्तार करने की घोषणा की गई है। साथ ही साथ 5 प्रमुख आईआईटी में अतिरिक्त इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जाएगा। 50,000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित किए जाएंगे, जिससे सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। बिजली क्षेत्र में सुधार किया जाएगा ताकि वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत किया जा सके। शहरी विकास के तहत 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड भी शुरू किया गया है। कैंसर देखभाल सुविधा के तहत बिहार समेत देश भर में जिला अस्पताल में अगले 3 वर्ष में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में विस्तार किया गया। एमबीबीएस की 75,000 सीटें बढ़ाए जाएंगे और 5 आईआईटीज में 65 सीटें बढ़ेंगे। पीएम गति शक्ति और पर्यटन के तहत 50 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने का ऐलान किया जाएगा, और ये राज्य सरकार के योगदान से किया जाएगा या फिर सहयोग से किया जाएगा। विकास का तीसरा इंजन सशक्त आंगनबाड़ी पोषण 2.0 योजना के तहत 8 करोड़ बच्चों को यहां पर समर्थन भी दिया जाएगा। भाषा और शिक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना की शुरुआत की जाएगी। मेक इन इंडिया मिशन के तहत नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट कार्ड गारंटी की सीमा बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी गई। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा। कृषि सुधार योजना धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों में कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, जिसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा। किन जिलों में किया जाएगा मैंने आपको पहले बताया था, जो कि उत्पादक रूप में पीछे हैं, उत्पादन रूप में पीछे हैं, उन जिलों में यहाँ पर ये धन धान्य योजना शुरू की जाएगी, लेकिन इसमें 1.7 करोड़ किसानों को लाभ भी मिलेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें किस मंत्रालय में कितना खर्च किया गया, तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में 1.37 लाख करोड़ रुपए, परमाणु ऊर्जा विभाग में 3,952 करोड़ रुपए, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में 1.61 लाख करोड़ रुपए, नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय में 2,400 करोड़ रुपए,
कोयला मंत्रालय में 501 करोड़ रुपए, आयुष मंत्रालय में 3,992 करोड़ रुपए, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 18,446 करोड़ रुपए, दूरसंचार मंत्रालय में 1.08 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मंत्रालय में 2.15 लाख करोड़ रुपए, सहकारिता मंत्रालय में 1,186 करोड़ रुपए, कारपोरेट मंत्रालय में 11,561 करोड़ रुपए, संस्कृति मंत्रालय में 3,360 करोड़ रुपए, रक्षा मंत्रालय में 6.81 लाख करोड़ रुपए, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय विकास मंत्रालय में 5,915 करोड़ रुपए, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में 3,649 करोड़ रुपए, शिक्षा मंत्रालय में 1.28 लाख करोड़ रुपए, आईटी मंत्रालय में 26,000 करोड़ रुपए, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में 3,412 करोड़ रुपए, विदेश मंत्रालय में 20,000 करोड़ रुपए, वित्त मंत्रालय में 19.3 लाख करोड़ रुपए, मत्स्य पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय में 7,544 करोड़ रुपए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में 4,364 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 99,000 करोड़ रुपए, भारी उद्योग मंत्रालय में 7,680 करोड़ रुपए, गृह मंत्रालय में 2.33 लाख करोड़ रुपए, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में 96 करोड़ रुपए, 96 करोड़ रुपए, सूचना प्रसारण मंत्रालय में 4,358 करोड़ रुपए, जल शक्ति मंत्रालय में 99,000 करोड़ रुपए, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में 32,000 करोड़ रुपए, कानून एवं न्याय मंत्रालय में 5,850 करोड़ रुपए, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय में 23,000 करोड़ रुपए, खनन मंत्रालय में 3,000 करोड़ रुपए, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में 3,350 करोड़ रुपए, नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में 26,000 करोड़ रुपए, पंचायती राज मंत्रालय में 1,185 करोड़ रुपए, संसदीय कार्य मंत्रालय में 66 करोड़ रुपए, कार्मिक मंत्रालय में 2,708 करोड़ रुपए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में 19,000 करोड़ रुपए, नियोजन मंत्रालय में 1,000 करोड़ रुपए, बंदरगाह पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय में 3,470 करोड़ रुपए, ऊर्जा मंत्रालय में 21,000 करोड़ रुपए, रेल मंत्रालय में 2.55 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय में 2,087 लाख करोड़ रुपए, ग्रामीण विकास मंत्रालय में 109 लाख करोड़ रुपए, विकास एवं तकनीकी मंत्रालय में 38,000 करोड़ रुपए, कौशल विकास मंत्रालय में 6100 करोड़ रुपए, न्याय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय में 14,000 करोड़ रुपए, अंतरिक्ष मंत्रालय में 13,000 करोड़ रुपए, सांख्यिकी मंत्रालय में 5,400 करोड़ रुपए, इस्पात मंत्रालय में 3,362 करोड़ रुपए, टेक्सटाइल मंत्रालय में 5,272 करोड़ रुपए, पर्यटन मंत्रालय में 2,541 करोड़ रुपए, आदिवासी कल्याण मंत्रालय में 14,000 करोड़ रुपए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में 26,000 करोड़ रुपए, युवा एवं खेल मंत्रालय में 3,794 करोड़ रुपए। तो इस बार बजट जो है 50.65 लाख करोड़ रुपए पर अनुमानित प्रस्तुत किया गया है। किन विभाग में कितना बजट प्रस्तुत किया गया ये भी आप देख सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़े रहेंगे अपडेट तक। जय हिंद।